अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, जो एक्सरसाइज 1B में जो चीज़ें यूज़ होनी है उससे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम यूनियन और इंटरसेक्शन। सबसे पहले मैं यूनियन के बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए और 2B आपके पास सेट हैं, कहता है इनको यूनियन करें। यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट को हम इकट्ठे एक ही सेट में लिख लेते हैं। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम वन टाइम लिख लेते हैं। ऐसे 2 रिपीट हो रहा है उसको एक ही टाइम लिखेंगे। इसके बाद 4 रिपीट हो रहा है इसको वन टाइम ही लिखेंगे। और इसके बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, बाकी को एज इट इज़ हम तरतीब से लिख देंगे। यूनियन में हम सभी वैल्यू को इकट्ठे कर देंगे और तरतीब से लिख देते हैं बेटा। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको वन टाइम ही लिखते हैं। अब देखें ए यूनियन बी, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर ए यूनियन बी है तो यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, या बॉक्स बनाएंगे, आगे 2 सर्कल बना देंगे बेटा। ए को ए का नाम दे देंगे, ए को बी को, अगर ए और बी है। यूनियन में जो आपके 2 सर्कल है वो दोनों हिस्सों बेटा, दोनों कंप्लीट सर्कल शेड हो जाते हैं। कंप्लीट सर्कल शेड हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि यूनियन में सभी वैल्यू को हम एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं। हम इस अब एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं, इससे रिलेटेड फिर उसकी डायग्राम भी देखते हैं। ए सेट हमें दिया गया 1 से लेकर 5 तक, बी हमें दिया गया 2 से लेकर 10 तक। जी हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, ये रिवाइज में करा रहा हूँ आप लोगों को। देखें ए यूनियन बी कहता करें, ए सेट लिखा, अब यूनियन बी सेट हमने लिख लिया। फिर दोनों का बेटा हमने यूनियन में क्या किया, इकट्ठे कर दिया। 1 के बाद 2 आ रहा, 2 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 टाइम लिखेंगे। 3 1 टाइम लिखेंगे। 4 2 टाइम आ रहा है उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। एज इट इज़ मतलब उस वैल्यू को तरतीब से हम लिख देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की बेटा वैल्यू। अब देखिए इसकी वेन डायग्राम बनानी है। हमने डायग्राम बनाई, ए और बी 2 सेट हैं। ए के अंदर वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5। जो दोनों में बेटा सेम वैल्यू होती है वो यहाँ पे 2 वैल्यू ओवरलैप हो रही है ना, जहाँ पे 2 एक सर्कल दरमियान में बन रहा है और बी का, जिसको हम ओवरलैप कर रहे हैं, उसके दरमियान वो सर्कल में लिख देंगे। जो दोनों में हो, जैसे 2 और 4 दोनों में ए में ही है और बी में भी वो वैल्यू है, वो दोनों में लिख देंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या, 1 3 5 ए में आ गई, और उसकी जो कॉमन वैल्यू वो 2 4 उसके दरमियान लिखती सर्कल में। इस तरह बी की वैल्यू क्या बच गई थी, 6 8 10, और जो कॉमन वैल्यू थी वो दरमियान में हमने लिख दी दोनों में। ये क्योंकि इसका मतलब है ये वैल्यू ए में भी इंक्लूड है, बी में भी इंक्लूड है। अभी क्या करेंगे, ए यूनियन में कौन सा हिस्सा शेड करेंगे। अगर शेडिंग में देखें, पूरा हिस्सा ये शेड हो जाएगा, कंप्लीटली हिस्सा शेड हो जाएगा। यूनियन में ये कंप्लीट हिस्सा बेटा शेड हो जाएगा सर्कल वाला। जो आपके पास सर्कल है जिसे मैंने शेड किया हुआ, जैसे रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हिस्सा बेटा शेड हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी में बेटा देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है। उसकी जो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट है, ए और बी सेट है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम वैल्यू आ जाए। जैसे हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, एक सेट की वैल्यू लिखी और बी सेट की वैल्यू की, देखिए दोनों में सेम वैल्यू कौन सी आ रही है, इधर भी 2 4 है, इधर भी 2 और 4 है। 2 4 दोनों में सेम वैल्यू, हमारा आंसर क्या आ गया 2 4। इंटरसेक्शन में जो वैल्यू सेम होती है ना बेटा, वो हम दरमियान वाले सर्कल में लिख देते हैं, तो वही हिस्सा हमारा शेड होता है इंटरसेक्शन में, जो कॉमन हिस्सा होता है। अब देखें इस क्वेश्चन हमारे पास उस एग्जाम्पल से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ए सेट हमारे पास 1 से लेकर 5 तक, बी सेट हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 8 है। इंटरसेक्शन किया, ए की वैल्यू लिखी बेटा, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी। फिर दोनों का हम इंटरसेक्शन कर रहे, दोनों में सेम वैल्यू कौन सी आ रही, 2 4, दोनों में सेम है। 2 और 4 इधर भी है, ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, दोनों में सेम है, वो लिख दी, वो हमारा आंसर आ गया 2 4। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। यू ए और बी हमारे पास 2 सर्कल आ गए बेटा। जो सेम वैल्यू थी हमने दरमियान में लिख दी, जो डिफरेंट थी 1 3 5 वो अलग लिख दी, और 6 8 10 उसकी अलग लिख दी। अब इसका कौन सा हिस्सा शेड होगा, जिस पे मैं ये रेड वाला हिस्सा रेड से शेड कर रहा हूँ बेटा, ये वाला हिस्सा इसका शेड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन हिस्सा इसका शेड होगा इंटरसेक्शन में। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, वेन डायग्राम डिफरेंस में कैसे बनाते हैं। अगर a माइनस बी हो तो हम a में से b वैल्यू को निकाल लेते होते हैं। जो सेम वैल्यू होती है वो कैंसिल होती है, जो a में बाकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कॉमन होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, और b वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, जो b वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। इसमें कौन सा ऐसा शेड होगा, जो a वाली वैल्यू का जो a वाला हिस्सा होगा ना वो शेड हो जाएगा, जो कॉमन हिस्सा होगा वो शेड नहीं होगा, ये भी हिस्सा शेड नहीं होगा, सिर्फ a वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूँ बेटा।
ये इतना हिस्सा शेड होगा, जो कॉमन हिस्सा वो भी शेड नहीं होगा और बी वाला हिस्सा भी शेड नहीं होगा। बी माइनस ए में क्या करते हैं हम, बी में से ए वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। अब देखिए बी में से ए वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, बी वाला हिस्सा शेड होगा और जो कॉमन हिस्सा वो भी हिस्सा शेड नहीं होगा और ए वाला हिस्सा शेड नहीं होगा। बी जब माइनस करना है, जैसे ए माइनस बी, ए वैल्यू में से बी वैल्यू को निकाल देंगे, जो ए वाली बाकी वैल्यू आ जाएगी वो ए वाले हिस्से में लिखी जाएगी, जो कॉमन होगी वो दरमियान में आ जाएगी। जैसे तो ये बी माइनस ए में बी वाला हिस्सा शेड होगा, ए माइनस बी में ए वाला हिस्सा शेड होगा, कॉमन हिस्सा शेड नहीं होता है। ये डिफरेंस का बेटा हिस्सा शेड था। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें। यू की बेटा वैल्यू देगी 1 से लेकर 10 तक, ए की वैल्यू देगी 2 3 5 7 और बी की वैल्यू देगी 1 4 9। सबसे पहले हम यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू की बेटा और यूनियन बी की वैल्यू लिख दी। यूनियन में क्या किया, हम सभी वैल्यू को हम इकट्ठे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 आगे 7 9 आपके पास आ रही, 1 2 3 4 5 7 9 सभी को हमने इकट्ठे कर दिया बेटा। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसकी बेटा हमने वेन डायग्राम बनानी है। अब ए और यूनियन बी हमने ये बॉक्स आगे सर्कल 2 बनाए। ए की वैल्यू देखें बेटा आपके पास कौन सी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 2 3 5 7 लिखी है और बी की वैल्यू हमारे पास 1 4 9 आ गई। कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, वो कोई भी वैल्यू सेम दरमियान में लिखते हैं, कोई भी सेम नहीं तो वो वैसे कोई भी वैल्यू वहाँ पे नहीं लिखेंगे। यूनियन में क्या गया, सारे हिस्से को हम शेड कर देंगे, इसके सारे हिस्से को शेड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू की और बी की वैल्यू की, आगे इनका इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में ये होता है जो दोनों में सेम हो, इस इन दोनों में कोई वैल्यू सेम आ रही, इन दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इनका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब देखें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का बेटा आपके पास वैल्यू क्या है, बिल्कुल एम्प्टी सेट खाली सेट है। वेन डायग्राम यू ए और बी, ए की वैल्यू लिख दी और बी की वैल्यू, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, वो बिल्कुल एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को शेड कर दें तब भी ठीक है, नहीं भी शेड कर दें तब भी ये ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट ए माइनस बी, ए में से हमने बी वैल्यू को माइनस करना। अब ए में से अगर सेम वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी, अगर सी में सेम वैल्यू कोई नहीं आ रही, ये हमारे पास यही वैल्यू ए वाला वैल्यू आपका आंसर दोबारा वही आ गया 2 3 5 7 और बी वाली वैल्यू वो सेम होके होती तो हमने लिखनी थी, अगर सेम नहीं है, जो सेम होती वो कैंसिल हो जाती। ए में जो बाकी बचनी वो लिखनी, जो बी में जो मर्जी बेटा वैल्यू बाजे वो हमने नहीं लिखनी। हमारा ए माइनस बी में आंसर क्या आ गया 2 3 5 7 लिख दिया। वेन डायग्राम बनाई बेटा ए और बी, और ए की सेट की वैल्यू क्या आई 2 3 5 7, बी की 1 4 9। अब इसमें कौन सा ऐसा शेड करेंगे, सिर्फ ए वाला ऐसा शेड करेंगे जो कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन है वो भी हिस्सा शेड नहीं करेंगे। कॉमन ए की ए जिसमें सर्कल लगाया हुआ सिर्फ इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड हो जाएगा ए माइनस बी में। नेक्स्ट बी माइनस ए, बी की वैल्यू लिखी बेटा, बाद में हमने ए की वैल्यू लिखी, बी में से ए माइनस किया, हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 1 4 9, क्योंकि 1 4 9 ही बच रहा है और इसमें वैल्यू जो सेम थी वो कैंसिल हो जाती है, इसमें सेम कोई नहीं, कोई जो फर्स्ट में बाकी वैल्यू बचेगी वही हम लिखेंगे, सेकंड में जो मर्जी बचे वो नहीं लिखते बेटा। हमारा आंसर क्या आ गया बी माइनस ए में 1 4 9। अब देखें वेन डायग्राम बेटा यू हमारे पास बी और ए, क्योंकि पहले बी है तो बी सर्कल लेके बी का नाम देंगे, बाद में ए का नाम। अब बी की वैल्यू लिखी 1 4 9 है और ए की वैल्यू 2 3 5 7 है, तो इसके बाद जो बी पहले बी आ रहा है तो बी का आंसर हमारे पास क्या है 1 4 9, वही हिस्सा शेड हो जाएगा, इस चीज़ को हम शेड कर देंगे, ये बेटा हमारा आंसर आ गया 1 4 9 जो हिस्सा शेड। बाकी बड़ा सेम है, सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीज़ है वो देख लेते हैं। अब देखिए बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यूनियन में, उसमें 3 टर्म आती है। एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 टर्म, 3 उसके प्रॉपर्टी जैसे ए बी सी आपके पास आ जाए, या 1 2 3 भी हो सकता है, जो 3 टर्म्स में हो हमारे पास वो एसोसिएटिव होता है। पहले ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन सी। हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 2 4 6 8, सी की वैल्यू 1 3 5 7। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बेटा हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, बी की वैल्यू की, इसके बाद हमने सी की वैल्यू की। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, ये वैल्यू 2 मरतबा उसको 1 मरतबा लिखेंगे, बाकी को तरतीब से लिख दिया। हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8।
और जो बी यूनियन का आंसर, बी यूनियन सी का आंसर होगा उसको हम उसका यूनियन, बी यूनियन सी का जो आंसर होगा उसका हम यूनियन ए के साथ कर लेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर हम ए की वैल्यू, फिर बी यूनियन सी की वैल्यू बेटा हमने लिख दी। फिर इन दोनों का हमने यूनियन किया, तरतीब से लिख दिया। जो वैल्यू 2 मरतबा आ रही है उसको 1 मरतबा लिखेंगे और तरतीब से लिख देंगे। जैसे 1 2 मरतबा 1 मरतबा लिखेंगे, 2 2 मरतबा 1 मरतबा लिखेंगे। तरतीब से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले उसके ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। अब देखिए उसकी राइट हैंड साइड उल्टा, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व किया, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिखी, इसके बाद हमने बी की, दोनों का यूनियन किया, हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 8। बाद में ए यूनियन बी का यूनियन हमने करना है सी के साथ, इस वाली वैल्यू यूनियन सी के साथ किए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। दोनों को हम तरतीब से लिख देंगे अरेंज करके बेटा। जो वैल्यू 2 मरतबा उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ, दोनों साइडें हमारी सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया बेटा। आगे जिसमें दो वैल्यू आ जैसे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है दो वैल्यू उसमें आ रही होगी, ए और बी आएगा या बी और सी आ जाए या सी और डी आ जाए। कॉम्पिटिटिव में 2 हो गई और एसोसिएटिव में 3 टर्म हो गई, कॉम्पिटिटिव में 2 आपके पास होगी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू बेटा लिखी और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में जो वैल्यू सेम होती है, जो दोनों में 2 और 4 दोनों में सेम है, 2 और 4 दोनों में सेम, वो हमारा आंसर आ गया 2 4। अगर राइट हैंड साइड बेटा बी इंटरसेक्शन ए, उसमें पहले बी की वैल्यू लिखी, बाद में हमने ए की वैल्यू लिखी, दोनों में सेम वैल्यू कौन सी आ गई 2 4, 2 और 4, वो हमारा आंसर। देखें दोनों साइडें सेम आ गई, दोनों साइडें हमारी, ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ, सेम है, तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए एच सी एफ, एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा। एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 12 और 16। हाई एच सी एफ में तो ये होता है जो दोनों वैल्यू सेम आ जाए वो हमारा एच सी एफ होता है। अब 12 और 16 के एग्जाम्पल करते हैं। 12 के पेयर बनाए, फैक्टर बनाए, 2 2 और 3 बनेगा, 2 to the 4 3 12। 16 के 2 to 4 4 to 8 8 to the 16। अब देखें ये इनके पेयर बन गए। अब देखें दोनों में सेम वैल्यू कौन सी आ रही, इसमें 2 सेम आ रहा है, ये 2 और वैल्यू कोई सेम नहीं आ रही। एच सी एफ हमारे पास क्या आ गया 2 × 2, उनको मल्टीप्लाई करें, हमारा एच सी एफ क्या आ गया 4। एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में बेटा वैल्यू सेम हो वो आपका एच सी एफ होगा। एक एग्जांपल और देख लें, 9 18 36 है, 9 के फैक्टर बनाए हमने 3 3 9, 18 के 3 3 9 to the 18, फिर 36 के 3 3 9 9 to the 18 18 to the 36 आ जाएगा। फिर इसमें देखें पूरी टर्म में हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही, तीनों में एक 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। हमारा इसमें एच सी एफ क्या आ गया 3 × 3 और एच सी एफ क्या आ गया 3 3 9, ये बेटा हमारा एच सी एफ आ गया। अब देखें आगे एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम बेटा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जैसे क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एग्जांपल क्या आ जाए 12 और 18 देखते हैं। 12 के एग्जांपल, 12 के फैक्टर बनाए 2 2 4 3 12, 18 के पेयर बनाए 2 3 6 6 3 18। सबसे पहले कॉमन वैल्यू 2 कॉमन और 3 कॉमन, वो लिख दिया कॉमन वैल्यू में 2 × 3। बाद में नॉन कॉमन वैल्यू बेटा 2 और 3, ये नॉन कॉमन है, वो हमने वैल्यू लिख दी 2 3 2 और 3 मल्टीप्लाई किया 2 3 6, ऊपर ही 2 3 6। आगे बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करते होते हैं, मल्टीप्लाई कॉमन एंड नॉन कॉमन। कॉमन वैल्यू और नॉन कॉमन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कॉमन वैल्यू और नॉन कॉमन वैल्यू लिखी, इनको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम हमारा कितना आ गया 6 6 36 बेटा हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम आप लोगों ने ऐसे फाइंड करना है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।